नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस और बात होगी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की, जहां राजकुमार पांचाल उर्फ बिट्टू बजरंगी पर एफआईआर दर्ज हुई है। विवादित बयान को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन का सिर काटने वाले को इनाम देंगे, बिट्टू बजरंगी ने ये कहते हुए वीडियो जारी किया था। फरीदाबाद पुलिस ने बिट्टू बजरंगी के खिलाफ फिलहाल केस दर्ज कर लिया है। हरियाणा में नूह हिंसा आरोपी और गौरक्षा बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पांचाल उर्फ बिट्टू बजरंगी पर अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का सिर काटकर लाने पर इनाम की घोषणा की थी बिट्टू बजरंगी ने, और इसके साथ सांसद को बाबर और औरंगजेब की औलाद भी कहा था। दरअसल सांसद रामजीलाल सुमन ने कुछ दिन पहले राणा सांगा पर राज्यसभा में विवादित बयान दिया था। इसके बाद से घमासान मचा हुआ है। हिंदूवादी संगठन इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच बिट्टू बजरंगी ने भी सुमन के खिलाफ 24 मार्च को सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया। वीडियो सामने आने के बाद फरीदाबाद पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सपा नेता के रामजीलाल ने, मुझे तो लगता है रामजीलाल तो उनके पिताजी ने गलत नाम रख दिया, वो किसी जिहादी पर छाप की औलाद है। और मैं सभी हिंदू भाइयों से अपील करता हूँ, जो भी रामजीलाल की गर्दन काटेगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा गौरक्षा बजरंग फोर्स की तरफ से। आज बाबर की औलाद, औरंगजेब की औलाद, देशद्रोही औलाद सामने आ रही है। कौन देशद्रोही है? ये बाबर के वंशज आज ऐसे बयान दे रहे हैं, औरंगजेब के वंशज ऐसे बयान दे रहे हैं। पर ठोस कार्रवाई और इनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। हिंदू समाज जाग चुका है, चुप नहीं बैठेगा। जो हमारे पूर्वजों के बारे में गलत बोलेगा उसको मुंह की खानी पड़ेगी। तो रामजीलाल की जो गर्दन काट के लाएगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा गौरक्षा बजरंग फोर्स की तरफ से। नहीं सुनेंगे धर्म युद्धाओं के बारे में। हर हर महादेव। तो विवादित बयान को लेकर फिलहाल एफआईआर दर्ज भी हो चुकी है। जिस तरह से बिट्टू बजरंगी ने वीडियो जारी कर इस तरह की आपत्तिजनक बातें कही हैं और उसके खिलाफ अब एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। वीडियो जारी करके घोषणा की बिट्टू बजरंगी ने। रामजीलाल सुमन, जिन्होंने राज्यसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान इस तरह का बयान दिया, राणा सांगा के खिलाफ गद्दार शब्द का प्रयोग किया, उसके बाद से पूरे देश में अलग अलग जगहों पर आक्रोश अलग अलग तरह से देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ एफआईआर भी हो चुकी है। लेकिन इस बीच अब रामजीलाल सुमन का सिर काटने वाले को इनाम देने की घोषणा करने वाले बिट्टू बजरंगी के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज हो चुका है, जो उन्होंने वीडियो जारी करके इस तरह की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सिर काट के लाने वाले को इनाम देंगे। एक तरफ विवादित बयान तो दूसरी तरफ भड़काऊ बयान। तो फरीदाबाद पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज कर लिया है। मनोज सूर्यवंशी हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, रामजीलाल सुमन का वो विवादित बयान जिसको लेकर अलग अलग तरह से आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन इस विवादित बयान के बदले अब भड़काऊ बयान भी सामने आ रहा है। फिलहाल क्या कुछ है पूरा मामला, क्या कुछ फिलहाल जानकारी, अपडेट क्या है? बता दें कि फरीदाबाद में राजकुमार पांचाल को बिट्टू बजरंगी की तरफ से एक भड़काऊ भाषण दिया गया था, जिसकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिससे पर पुलिस फरीदाबाद प्रशासन ने अब बिट्टू बजरंगी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि बता दें बिट्टू बजरंगी वो शख्स है जो नूह हिंसा के आरोपी थे। कहीं ना कहीं अब फरीदाबाद पुलिस ने उनके वो कहीं ना कहीं दोबारा से फिर से बयानों के घेरे में कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में फरीदाबाद पुलिस ने दोबारा बिट्टू बजरंगी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, क्योंकि उन्होंने जो वीडियो पोस्ट की थी उससे कहीं ना कहीं भाईचारा खराब हो सकता था। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है और कई विभिन्न जो धारा है वो उस मामले के अंदर लगाई गई है। पर ऐसे में बता दें कि लगातार जिस तरह से बिट्टू बजरंगी ने तमाम हिंदुओं को इकट्ठा होकर जो एक नेता हैं उनका आशीष काटना और उन पर इनाम घोषित करने की इस तरह की जो वीडियो है वो उनकी तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद फरीदाबाद पुलिस ने
अब उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। फरीदाबाद पुलिस ने बिट्टू बजरंगी के खिलाफ मामला जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि नो हिंसा में भी शामिल थे बिट्टू बजरंगी, और इस तरह के कई ऐसे हैं समाज के लोग जो इस तरह के भड़काऊ भाषण देकर या फिर भड़काऊ घोषणाएं करके वीडियो जारी करते हैं और इससे लोग आहत होते हैं बुरी तरीके से। बता दें कि फरीदाबाद पुलिस फेसबुक और इंस्टाग्राम तमाम सोशल मीडिया पर पैनी नजर बनाए हुए है। किसी प्रकार की जो भड़काऊ जो पोस्ट अगर फरीदाबाद प्रशासन को मिलती है तो प्रशासन तुरंत उन लोगों के खिलाफ या उन शख्सों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपस में जो भाईचारा जो खराब ना हो, जिसको लेकर प्रशासन भी नजर बनाए हुए है। पर ऐसे में बता दें कि जिस तरह से बिट्टू बजरंगी उप राजकुमार इनकी तरफ से जो वीडियो जो भड़काऊ वीडियो जो डाली गई है, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं प्रशासन हरकत में आया है, जिसके बाद अब बिट्टू बजरंगी के खिलाफ फरीदाबाद के सारण थाना इलाके में मामला दर्ज किया गया है। पर ऐसे में बिट्टू बजरंगी का साफ उनका भी बयान सामने आया था, वो भी साफ कह रहे हैं कि इस तरह से हमारे देवता को या हमारे हिंदू धर्म को अगर, लेकिन मनोज देखिए मामला तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अब अगली कार्रवाई क्या होगी? प्रशासन की तरफ से मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि बिट्टू बजरंगी का भी कहना है कि जो वीडियो डाली है वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है, पर वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं अगर इनका कोई जवाब उन्हें देना पड़ेगा तो वो आगे हाईकोर्ट में भी दे सकते हैं। इस तरह की जो अपील है वो बिट्टू बजरंगी कर रहे हैं। पर ऐसे में बता दें कि पुलिस की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है कि आपस में भाईचारा जो खराब ना हो, क्योंकि लगातार पहले भी बिट्टू बजरंगी है कई मामलों में सम्मिलित रह चुके हैं। नो हिंसा के एक बात करें तो नो हिंसा के जो आरोपी बिट्टू बजरंगी है, कहीं ना कहीं अब फिर से ये सरकार की जो घेरे में है दोबारा से फिर से ये फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो नो हिंसा में भी बिट्टू बजरंगी का नाम सामने आया था और अब इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं। अगली खबर, इधर कैथल के गुहला सरकारी स्कूल में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत उच्च शिक्षा ग्रहण करवाने के लिए रैली निकाली गई और बच्चों और अध्यापकों ने ग्रामीणों को जागरूक किया। जागरूकता रैली के जरिए ग्रामीण इलाकों के बच्चों और अभिभावकों को सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने के लिए प्रेरित किया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग प्राइवेट स्कूलों की लूट से बच सके और अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूल में प्राप्त कर सके। इस दौरान अध्यापकों ने कहा कि हरियाणा सरकार की राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत सभी बच्चे सरकारी स्कूल में शिक्षा लेकर अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों की लूट से बचने के लिए सरकारी स्कूलों में प्रवेश लें। सरकार ਦੀ जो एजुकेशन पॉलिसी है उसਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ हर साल ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ इस साल भी गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल गुला उसके सारे अध्यापक मानयोग प्रिंसीपल श्री नरेंद्रपाल शर्मा जी की अगवाई के विच और बच्चों को लेके टीमां बना के असीं पिंड च जा रहे हैं। साडे स्कूल है जिहड़ा गुला स्कूल ये पूरे गुले ब्लॉक का इन्हीं जिले के मोटी स्कूलों के विचों है, जिसके विच हर एक फैसिलिटी है, जिथे आर्ट साइंस नॉन मैडिकल मैडिकल तो साडे कोल हर एक तरह के बहुत वधिया प्रबंध ने। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਬੱਚੇ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ है। सर सबसे पहले तो मैं शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को, जो एक सामाजिक मुद्दा भी है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, उनके माता पिता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला मुद्दा है, आपके लोकप्रिय चैनल ने इस मुद्दे को उठाया जो इसको कवर कर रहा है, उसके लिए आपका और आपकी टीम का सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। विभागीय निर्देशानुसार और प्रधानाचार्य जी के गतिशील नेतृत्व में इस रैली का आज हम आयोजन कर रहे हैं कि जो गरीब बच्चे हैं, जो सब यानी कि जो हाशिए पर खासकर जो बच्चे चले गए, खासकर मैं ये कहना चाहूँ जो ड्रॉप आउट बच्चे भी इसमें हम शामिल कर रहे हैं, उन बच्चों तक पहुँच बना रहे हैं जो किसी भी कारण से उनकी शिक्षा अधूरी छूट गई है, और जिन बच्चों को अभाव के कारण उनकी शिक्षा छूट जाती है उन तक हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इधर हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जिससे किसानों में उत्साह भी बढ़ रहा है और फायदा भी हो रहा है। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में होने वाले लाभ के मद्देनजर अब शिक्षित युवाओं ने भी कृषि व्यवसाय की तरफ कदम बढ़ाया और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं भी बनाई जा रही है, ताकि भविष्य में इससे ज्यादा लाभ मिल सके। और उन्हीं में से एक व्यवसाय है मधुमक्खी पालन। वही मधुमक्खी पालन के सारे करनाल के युवा किसान संदीप ने मिसाल भी पेश की है।
दरअसल करनाल के घरौंडा के इंडो इजराइल सब्जी केंद्र उत्कृष्ट सब्जी केंद्र में 11वें मेगा सब्जी मेले में पहुंचे युवा किसान संदीप जाटान को मधुमक्खी पालन के उत्कृष्ट काम के लिए दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वो खुद भी मधुमक्खी पालन कर लाभान्वित होने के साथ ही कई युवाओं के लिए मिसाल भी पेश कर रहे हैं और संदीप जाटान नेचुरल हनी ब्रांड से अपने हनी को मार्केट में सेल करते हैं। सब्जी मेला जो लगा हुआ है 11वां मेला था ये, इसके अंदर अलग अलग स्टेट से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से फार्मर्स आए हुए थे। यहाँ पे उनका सभी का डिपार्टमेंट ने चयन किया है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो हनी है, हनी बीज और हनी बीज के प्रोडक्ट हैं। ये बीपोलन है, हनी है, प्रपोलिस है, इस तरह के हम प्रोडक्ट लेकर के आए थे। तो इस एक्सपो में हमें सरकार द्वारा द्वितीय स्थान मिला है। यहाँ पे हरियाणा के रोहतक में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के योगा टीचर जगदीप का अपहरण कर 61 किलोमीटर दूर चरखी दादरी के पैतावास गांव में जिंदा दफना दिया गया। जगदीप झज्जर जिले के माटौंडी गांव का रहने वाला था और 24 दिसंबर को लापता हो गया था। अपहरण के 10 दिन बाद पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई और लेकिन 3 महीने तक कोई भी सुराग नहीं मिला। पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर जांच आगे बढ़ाई और आखिरकार 24 मार्च को शव बरामद कर लिया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि जिस तरह से जगदीप जिस घर में किराए पर रहता था वहीं उसकी एक महिला से नजदीकियां बढ़ गई थी और जब महिला के पति को इस प्रेम प्रसंग की भनक लगी तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर जगदीप का अपहरण किया और बेरहमी से पिटाई की। इसके बाद हाथ पैर बांधकर उसे जिंदा ही 7 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया और इस हत्याकांड में हरदीप और धर्मपाल नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। इसकी गुम अंकित की गई थी थाना शिवाजी कॉलोनी है, तो फिर पता लग गया था 2-2.5 महीने पहले हुई थी। तो इसमें पता लग गया भाई इन्होंने उसका फोन करके और डेड बॉडी को वहां दबा रखा है दादरी में। तो इस बिना पर इसमें एक्यूज है हरदीप और धर्मपाल को गिरफ्तार कर दिया था थाना शिवाजी कॉलोनी का केस से। और उसके बाद में इनको गिरफ्तार करने के बाद में वहां डेड बॉडी ड्यूटी मजिस्ट्रेट वगैरह नियुक्त करके एक डॉक्टर टीम जाके डेड बॉडी बरामद हो गई थी जो दादरी हॉस्पिटल में है, वहां से पीजीआई के लिए रेफर। इसकी गुम अंकित की गई थी थाना शिवाजी कॉलोनी है, तो फिर पता लग गया था 2-2.5 महीने पहले हुई थी। तो इसमें पता लग गया भाई इन्होंने उसका फोन करके और डेड बॉडी को वहां दबा रखा है दादरी में। तो इस बिना पर इसमें और हम हरियाणा के यमुनानगर CIA-2 पुलिस ने एक हथियार सप्लायर को गिरफ्तार भी कर लिया है, तो वहीं आरोपी के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया। सचिन नाम के हथियार तस्कर ने जिस युवक को हथियार सप्लाई किया था उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को आरोपी के पास से 4 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर मैगजीन और 51 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी की पहचान अंबाला निवासी सचिन के रूप में हुई है। हथियार सप्लायर सचिन पर अंबाला में कई मामले भी दर्ज हैं और CIA-2 पुलिस ने सचिन के साथ संपर्क रखने वाले केवल सिंह को भी गिरफ्तार किया है, जिससे सचिन ने अवैध हथियार सप्लाई किए थे। पुलिस ने जब 2 दिन का डिमांड लिया तो अवैध हथियार सप्लाई सचिन ने कई बड़े खुलासे किए हैं। पुलिस को तस्कर के पास से 4 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 2 मैगजीन और 51 जिंदा कारतूस बरामद हुए। गतिविधियाँ क्रिमिनल गतिविधियाँ करने वाले लोग हैं उन पे अंकुश लगाया जाए। तो उसी कैंपेन में हमारी जो CIA-2 की टीम है उन्होंने एक सचिन शर्मा नामक युवक को गिरफ्तार किया पुराना सहारनपुर मोड़ से। हमारे पास जैसे ही उसकी हिंट आया, टिप आई, मुखबरी जिसको कहते हैं, और उसको गिरफ्तार किया। तो जब उससे राउंड अप करके पूछताछ की तो उसके कब्जे से 1 पिस्टल और 10 लाइव कार्टेजेस और 1 रिवॉल्वर तो उसी वक्त हमें मिल गई थी मौके पे ही।
तो गुरुग्राम में नरसिंहपुर में हो रहे ब्रिज के काम को लेकर आज नेशनल हाईवे 8 को 6 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। सभी गाड़ियों को दूसरे रोड पर डाइवर्ट कर दिया गया। प्रशासन ने संदेश पहले ही जारी कर दिया था ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। हालांकि गुरुग्राम NH 8 बंद रहने के कारण जाम की स्थिति बन गई और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सकते हैं और इसी प्रकार जो जयपुर से दिल्ली आने वाले वाहन हैं उनके लिए तय किया गया है कि वो NH 48 पर द्वारका एक्सप्रेस वे से दिल्ली की तरफ जा सकते हैं और यदि किसी व्यक्ति को जयपुर से गुड़गांव ही आना है तो वो इसी NH 48 से द्वारका एक्सप्रेस वे से होते हुए आगे ऐलान चौक है वहाँ से यूटर्न लेते हुए और वाटिया चौक की रेड लाइट का प्रयोग करते हुए गुड़गांव में प्रवेश कर सकता है। इसमें NH 48 पर नरसिंहपुर में एक फुटओवर ब्रिज का निर्माण किया जाना है, तो इस निर्माण को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसके आसपास से NH 48 का रूट डाइवर्ट किया गया है। जो भी दिल्ली से जयपुर जाने वाले वाहन हैं उनके लिए हिरोडा चौक से बाएं मोड़ करके सुभाष चौक से दाएं होकर के वो दोबारा से SPR रोड को लेते हुए NH 48 पर आ सकते हैं। और इसी प्रकार जो जयपुर से दिल्ली आने वाले वाहन हैं उनके लिए तय किया गया है कि वो NH 48 पर द्वारका एक्सप्रेस वे से दिल्ली की तरफ जा सकते हैं और यदि किसी व्यक्ति को जयपुर से गुड़गांव ही आना है तो वो इसी। और पंजाब के नवाशहर में एक किराने और दूध के डेयरी का काम कर रहे व्यक्ति पर बदमाशों ने हमला कर दिया और बाइक सवार बदमाश व्यक्ति पर हमला कर उनका पर्स और मोबाइल छीनकर मौके से फरार हो गए। वहीं इस घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित अमरजीत सिंह ने बताया कि वो किराने की दुकान और डेयरी का काम करते हैं और इस दौरान घात लगाए बदमाशों ने लूटपाट कर फरार हो गए। और वहीं पीड़ित ने पुलिस से अपील की है कि इन लुटेरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं पंजाब के मोगा गांव रणसिंह कला की ग्राम पंचायत और गांव की सूरत ग्रामीणों ने बदल दी है और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। ये देश का पहला गांव है जहां ना तो गंदा नाला है और ना ही कोई कच्ची सड़क, और गांव के तालाब को सुंदर झील का रूप दिया गया है। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए एक वातानुकूलित लाइब्रेरी बनाई गई है जिसमें हर तरह की किताबें मौजूद हैं। इस लाइब्रेरी का उद्घाटन स्पीकर कुलतार सिंह संधावा ने किया है। 4 अगस्त 2023 को इस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। तो इसके अलावा गाँव में कचरा प्रबंधन के लिए एक अनूठी योजना भी लागू की गई है। इसके तहत कूड़ा लाओ और पैसे ले जाओ। बिल्कुल जी, रणसिंह कलां ने ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਖੜਾਇਆ, ਜੋ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ रणसिंह ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਪਾਏ। ਤੇ रणसिंह ਕਲਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਉਹ रणसिंह ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟਰੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਰੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ मिलेगी। पंजाब में बिजली की चोरी पर रोक लगाने के लिए बिजली विभाग सख्ती बरत रहा है। दरअसल रामलला के नजदीकी गांव माफ कीजिएगा समराला के नजदीकी गांव नीलो कला में एक बिजली के अवैध कनेक्शन को हटाने गए बिजली कर्मचारी के साथ घर के लोगों और महिलाओं ने गाली गलौज की और जमकर मारपीट की। हालांकि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस संबंध में कटानी कला पावरकॉम के SDO ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है और मामले की कार्रवाई की मांग की है। तो बिजली कर्मचारी के साथ मारपीट का ये मामला सामने आया है। बिजली विभाग ने इस मामले में शिकायत भी दर्ज कराई है। बिजली चोरी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ अवैध कनेक्शन को जब बिजली कर्मचारी हटाने के लिए पहुंचा तो उल्टा उसके साथ मारपीट शुरू हो जाती है। पावरकॉम कटानी दफ्तर च लग्या है सर, साडी ड्यूटी लाई गई सी भी ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ मतलब के बिल खड़े आ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ मतलब कि डिफाल्टिंग अमाउंट इकट्ठी कर रहे हैं। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੌਰੀਆ ਰਾਮ ਆ ਜੀ नीलो पिंड का सर, उत्ते जी उन्होंने बिल भी खड़ा जी 9000 अपने 42990 रुपए सर। तो उन्होंने सर असी देखने गए तो उन्होंने कुंडी
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राजधानी शिमला स्थित सरकारी आवास ओक ओवर में अपना 61वां जन्म दिवस मनाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी धर्मपत्नी विधायक कमलेश ठाकुर और बेटी के साथ इस मौके पर 60 किलो का केक काटा। इस दौरान कई मंत्री, विधायक और नेता बधाई देने भी पहुंचे। सीएम सुक्खू के जन्मदिन के मौके पर समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जमकर नाटी भी डाली। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने जन्मदिन पर लोगों का धन्यवाद भी किया और कहा कि पिछले साल इस समय हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक आपदा थी, लेकिन राज्य की जनता ने हमारा साथ दिया है और अब हम 34 से 40 तक पहुंच गए हैं। हमारा साथ दिया और हम 34 से 40 पहुंचे। आज बजट पास होना है और बजट पास वाले दिन जन्मदिन भी है मेरा। मैं सभी प्रदेशवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमेशा हिमाचल प्रदेश के साथ खड़े रहे, सरकार के साथ खड़े रहे और निश्चित रूप से हमारा ये विश्वास है कि हमें हिमाचल प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा करना है और व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आत्मनिर्भर करना है। कई चुनौतियां हैं, कई फैसले किए, लेकिन हमने जनता की आशाओं के अनुरूप फैसले किए। हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छा सुधार हुआ और मुझे खुशी इस बात की है कि सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, किसान, बागवान, महिलाएं, युवा, मजदूर और जो भी हमारे समाज के लोग हैं उन सब। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम सुहाना बना हुआ था, जिससे अधिकतर इलाकों में धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। पहाड़ी क्षेत्रों में भी गर्मी बढ़ने लगी थी, लेकिन अब प्रदेश में मौसम बिगड़ने की संभावना जताई गई। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बिगड़ने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश और कुछ जगहों पर बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक आज लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू और कांगड़ा के कई इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। किन्नौर, शिमला और मंडी का भी मौसम बिगड़ सकता है, इसलिए इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिमाचल के हमीरपुर में बाबा बालकनाथ मंदिर में चल रहे चैत्र मेले में हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पिछले 10 दिन में यहां 2,30,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस दौरान यहां 2,82,32,136 रुपए का चढ़ावा आया है। बता दें कि चैत्र मेला 14 मार्च से शुरू हो रहा है। इस बार भी जो चैत्र मास के मेले हैं बाबा बालकनाथ जी के दरबार में भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। अभी तक लगभग 2,55,000 से ऊपर श्रद्धालु यहाँ आ चुके हैं 15 मार्च से लेकर जो हमारा पास आंकड़ा है। और चढ़ावे और दान के रूप में 3 करोड़ 20 लाख के करीब लगभग पैसे हमारे पास मंदिर में आए हैं, जिनमें देश विदेश की करेंसी शामिल है। इसमें दान भी है और इसमें चढ़ावा भी है। और उसके अलावा जो पिछले साल इसी दिनों को अगर हम कंपेयर करें तो लगभग 2.5 करोड़ रुपए यहाँ इन दिनों में आए थे। आज तक का जो कंपैरेटिव आंकड़ा है इस बार वो 3 करोड़ 20 लाख के करीब आ चुका है, जो कि। चलिए, इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।